जय हिंद दोस्तों। जोहार झारखंड, जय झारखंड। कल मैंने आप लोगों से राय ली थी कि अगर हम रोज़ लाइव आके फेसबुक में पांच पांच आर्टिकल बताएं तो कैसा रहेगा। तो आप लोग का रिस्पांस अच्छा था। सभी को बोल रहे थे कि आके बताने से अच्छा रहेगा। तो वही हम आज लेके आए हैं। फर्स्ट टाइम हम किसी को बताने जा रहे हैं, काहे कि इससे पहले हम कभी बताए नहीं हैं। तो थोड़ा हमको होपलेस महसूस हो रहा है। खैर छोड़िए कि अगर कुछ गलती हो जाएगा तो माफ़ कीजिएगा, काहे कि हम भी अभी पढ़ ही रहे हैं, हम भी स्टूडेंट ही हैं और फर्स्ट टाइम बता रहे हैं। लेकिन अपने तरफ से हम पूरा कोशिश करेंगे समझाने का, और हम पूरा कोशिश करेंगे कि हमसे गलती ना हो। हम अपनी ओर से पूरा कोशिश करेंगे। तो चलिए, जैसा हम कल बोले थे वैसा आज लेके आए हैं। भारत का संविधान यानी तुम्हारे हर सवालों का मैं मुकम्मल जवाब हूँ। तुम्हारे हर सवालों का मैं मुकम्मल जवाब हूँ। कभी समय मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। तो इसके लिए हम लोग को अभी जैसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, सीजीएल है, झारखंड पुलिस का आने वाला है, एक्साइज कांस्टेबल निकला हुआ है। कोई भी ऐसा भारत का एग्ज़ाम नहीं है जिसमें पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं रहता है, संविधान से क्वेश्चन नहीं रहता है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होगी उन छात्रों से, और मेरा भी इसमें एक्सपीरियंस बढ़ेगा। और हम लोग का लाइफ में भी इसको जानकारी इसका रखना चाहिए, काहे कि जानकारी रखने से हम लोग का हक अधिकार क्या है, कहाँ पे हम कोर्ट में लड़ सकते हैं, कैसे किस तरह से हम लोग के साथ कुछ गलत ना हो, इसके लिए हम लोग को ये जानकारी रखना ही पड़ेगा। तो चलिए, हम सब पहले हम कॉपी में उतार लिए हैं, काहे कि अगर ऐसे लिखेंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा और वीडियो बहुत कोई देखेगा नहीं, स्किप कर देगा। इसीलिए हम कॉपी में पहले उतार लिए हैं और अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं समझाने का। अगर कुछ गलती हो जाए तो छोटा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन अपनी ओर से पूरा कोशिश करेंगे कि गलती ना हो। देखिए, भारत का संविधान सम मतलब होता है समान, और विधान मतलब होता है कानून। समान कानून, सबके लिए समान समान कानून, उसी को हम लोग बोलते हैं संविधान। जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, सांसद हो गया, एमएलए हो गया, मुख्य न्यायाधीश हो गया, चाहे वो भारत का कोई भी जनता हो, सबके लिए समान कानून होता है, उसी को बोला जाता है भारत संविधान। तो चलिए देखिए, एक जैसे कि ये बुक है संविधान, तो इसमें भारत को कैसे चलाया जाए, भारत का किस प्रकार जनता पे शासन किया जाए, ये बुक का नाम है संविधान। इसी में दिया गया है, उसी को बोला जाता है संविधान। और इसमें 22 भाग है, 22 भाग है, जिसको हम लोग इंग्लिश में लेसन कहते हैं। और आर्टिकल इसमें 395 हैं, 395, जिसको हम लोग हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं। और शेड्यूल, जिसको हम लोग अनुसूची कहते हैं। जिस टाइम संविधान हम लोग का बना था उस टाइम 8 अनुसूची थी, लेकिन 4 बाद में ऐड कर दिया गया है। भाग हम लोग उसको बोलते हैं, जैसे कि मैथ में एक प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि चैप्टर है, उसी तरह एक वो चैप्टर है भाग, और उसका पॉइंट दिया हुआ है अनुच्छेद, उसको अनुच्छेद बोला जाता है। और शेड्यूल अनुसूची उसको बोला जाता है कि जैसे कि हमको अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल में कोई चेंज करना पड़ता है, संशोधन करना पड़ता है, तो एक ही बार में जैसे कि बड़ा संशोधन करना पड़ता है, तो उसको हम लोग बोलते उसको इसमें
संशोधन ना करके हम अनुसूची में संशोधन करते हैं। मतलब बड़ा बड़ा, जैसे कि शिक्षा व्यवस्था में हमको बहुत सारी चेंजिंग करनी है, तो एक ही बार में 20-22 संशोधन करना है, तो उसको ले जाके साट देते हैं बगल से, तो उसी को बोला जाता है अनुसूची। इसमें मतलब बड़ा बड़ा संशोधन होता है, उसको बोला जाता है अनुसूची। अभी जैसे कि देखिए, हम हैं, आप लोग हैं, अभी हम लोग शांतिपूर्वक काम कर रहे हैं, तो भारत का संविधान हम लोग को इसमें शांतिपूर्वक हम लोग पे लागू है और काम चल रहा है। जैसे ही हम लोग कोई अपराध करते हैं, अपराध मान लीजिए हम लोग किसी का अपराध कर लिए, तो आ गया आपका आईपीसी, यानी कि इंडियन पेनल कोड, जिसको बोला जाता है भारतीय दंड संहिता। और इसमें यूज होता है सेक्शन यानी धारा, और संविधान में यूज होता है अनुच्छेद यानी आर्टिकल। तो धारा यूज होता है इसमें। जैसे कि देखिए, हम किसी की मान लीजिए हत्या कर दिए, गोली मार दिए, तो हम पे धारा लग जाएगा 302, हत्या कर दिया। मान लीजिए हम किसी हत्या का कोशिश किए और वो बच गया, तो धारा लग जाएगा 307। अब जैसे कि अभी बलात्कार भारत में बहुत ही तेजी से हो रहा है। जैसे कि हम बलात्कार जैसे कि बलात्कार भारत में बलात्कार एक तो बहुत ही बड़ा अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बलात्कार जैसे कि होता है, तो उस अपराधी पे लगाया जाता है धारा 376। अब पुलिस हम पे बलात्कार वगैरह, हत्या वगैरह का धारा लगाएगी, तो वो हम लोग को 24 घंटे के अंदर नहीं रखती है, तो वो सौंप देती है सीआरपीसी यानी कि कोर्ट को। इसका फुल फॉर्म होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। यहाँ भी धारा ही लागू होता है, जिसको सेक्शन बोला जाता है। और इसमें जो होता है, अगर आप समझ गए, हम लोग पे अभी हम लोग अच्छे तरीके से हैं, कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग पे अभी संविधान लागू है। जैसे ही हम लोग कोई अपराध करते हैं तो आईपीसी लागू हो जाता है, धारा 302। बहुत सारी धाराएं हैं, तो उसमें से मुख्य धारा जैसे कि आगे हम बताएंगे आप लोग को। और धारा 302 हत्या हो गया, धारा 307 हत्या करने की कोशिश, बलात्कार धारा 376, और पुलिस सौंप देती है सीआरपीसी को। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये कोर्ट का होता है, इसमें भी धारा चलती है। जो वकील लोग होता है, तो वकील के लिए जो है दोनों धारा जरूरी होता है, सीआरपीसी और आईपीसी, काहे कि वकालत के लिए दोनों जरूरी है। और हम लोग मान लीजिए दरोगा वगैरह बनेंगे, दरोगा तो बनने का बहुत किसी का इच्छा होता है, तो दरोगा हो गया, जैसे यूपीएससी क्वालिफाई करेंगे तो आईपीएस बनेंगे, तो उसके लिए ये जरूरी होता है। फिलहाल हम लोग संविधान की बात करते हैं, संविधान में क्या क्या जरूरी होता है। तो भारत का संविधान में भाग 22 है, 22 भाग है, जिसको हम लोग इंग्लिश में लेसन कहते हैं। और अनुच्छेद 395 है, और जिसको आर्टिकल कहते हैं इंग्लिश में। और शेड्यूल माने अनुसूची, बड़ा बड़ा चेंजेस करके जो बगल से साट दिया जाता है उसको अनुसूची कहते हैं। तो अभी फिलहाल पहले तो 8 अनुसूचियाँ थी, अभी 4 को बाद में चेंज करके जोड़ा गया है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अनुसूची से। अनुसूची 12 को पहले ख़त्म करते हैं, काहे कि ये छोटा है। देखिए, अनुसूची यानी शेड्यूल। तो अनुसूची 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ, यानी इसमें क्षेत्रफल की चर्चा होगी। भारत राज्यों का संघ है, यानी कि इसमें भारत का कितना क्षेत्रफल है उस सब की चर्चा होगी, कितना स्टेट है भारत में, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत में वर्तमान में अभी 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश उसे कहा जाता है जो कि राष्ट्रीय महत्व का होता है, और हमारी जो राजधानी है नई दिल्ली, उनसे काफ़ी दूर होता है, तो उसको केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब जैसे कि थोड़ा यहाँ पे
जानना जरूरी है। ये देखिए, क्या है कि ये सब वर्ड अगर नहीं समझेंगे तो आगे दिक्कत होगा, इसीलिए ये सब कॉन्फेडरेशन यानी हिंदी में इसको परिसंघ बोला जाता है। कॉन्फेडरेशन मतलब होता है कि जैसे कि कोई भी देश मतलब समूह होता है, ये मतलब कोई भी देश का छोटा छोटा राज्य आपस में मिलकर एक देश का निर्माण करता है और अपनी शक्तियां जो है उस देश को दे देता है और कहता है कि आप मेरी शक्तियों का प्रयोग कीजिए, तो उसको बोला जाता है कॉन्फेडरेशन। ये बहुत आसानी से टूट जाता है, जैसे कि आसियान ग्रुप में जैसे कि 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें 10 देश है शायद। और जैसे कि सार्क जैसे कि हम लोग सार्क में कौन कौन से देश आते हैं? सार्क में आता है पाकिस्तान, आता है अफगानिस्तान, आता है बांग्लादेश, आता है नेपाल, आता है भूटान, आता है भारत, आता है मालदीव, आता है और श्रीलंका आता है। तो हम लोग जब चाहें इस ग्रुप से अलग हो सकते हैं। इसका राजधानी नेपाल के काठमांडू में, तो हम लोग इससे जब चाहें अलग हो सकते हैं। तो ये बहुत जल्दी मतलब टूट जाता है। और एक है फेडरेशन यानी संघ, हिंदी में संघ बोला जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसकी ये जो है, अभी जैसे कि हम लोग रूस को जानते हैं ना, रूस अभी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है, लेकिन इससे भी बड़ा था रूस, लेकिन 1991 में यह टूट गया। जिसका सबसे बड़ा देश है रूस ही है अभी, और 15 देशों में ये टूटा था। ये भी कॉन्फेडरेशन भी टूट जाता है, फेडरेशन भी टूट जाता है, लेकिन यूनियन जो है टूटता नहीं है, समझे? जैसे कि देखिए, यूनियन मतलब संघ, इसके राज्य कभी अलग नहीं होते हैं। यूनियन, इसके राज्य कभी अलग नहीं होते हैं। जैसे कि हम लोग जब आज़ाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को, तब हम लोग 552 छोटे छोटे देसी रियासतों में टूटे हुए थे। जैसे कि अभी झारखंड का बात कर लीजिएगा तो झरिया का अलग राजा होता था, हम लोग इधर बागमारा का अलग राजा होता था, रांची का अलग होता था, कसमार तरफ का अलग राजा होता था। राजा बोल रहे हैं, जमींदारी देसी रियासतों में। और उसके बाद हजारीबाग तरफ का अलग होता था। तो मतलब बूंदिया जैसा हम लोग पूरा बिखरे हुए थे। जब भारत आज़ाद हुआ तो हम लोग पूरा बूंदिया जैसा बिखरे हुए थे। तो वही बूंदिया सबको एक करके सरदार पटेल जी और उनके साथी थे एक बीपी मेनन, उसको लड्डू बना दिया। बूंदिया को एक करके लड्डू बना दिया, यानी कि एक कर दिया, उसको लड्डू बना दिया तो एक हो गया। हम लोग जोड़ दिया सबको सिग्नेचर करवा के यूनियन में। और यूनियन मतलब यूनियन संघ में एक बार आप जुड़ गए तो अलग नहीं हो सकते हैं। काहे कि देखिए, कॉन्फेडरेशन में अलग हो सकते हैं और फेडरेशन में भी अलग हो सकते हैं, लेकिन यूनियन में आप एक बार जुड़ गए तो अलग नहीं हो सकते हैं। अगर अलग हो सकते तो कश्मीर आज हम लोग से अलग हो जाता है। कश्मीर वाला तो हम लोग से अलग होना चाहता था, लेकिन यूनियन का मतलब ही होता है कि अगर आप एक बार जुड़ गए तो वो आप अलग नहीं हो सकते हैं। तुमने चलाते रहे पत्थर, हमने हटा दिया 370। उन लोग पहले तो बोल रहा था कि धारा 370 नहीं हटेगा, लेकिन हटा ना, 370 नहीं हटा, उसके कुछ प्रावधान हटे हैं। क्या कि अब देखिए, जैसे कि अनुसूची दो क्या कहता है? अनुसूची 2 ये कहता है, उसमें वेतन की चर्चा है। जैसे कि राष्ट्रपति का कितना वेतन होगा, प्रधानमंत्री का कितना वेतन होगा, सांसद का कितना वेतन होगा, एमएलए का कितना वेतन होगा। हर एक अधिकारी का वेतन अनुसूची 2 में चर्चा किया गया है। ठीक है। अनुसूची 3 में शपथ की चर्चा की गई है कि मतलब जैसे कि अभी मान लीजिए, अभी हम लोग झारखंड में, अभी हम लोग 2024 में ठाने हैं कि जयराम दा को सीएम बनाना है। तो जयराम दा अगर मान लीजिए सीएम बन गए हैं, हम लोग कोशिश करेंगे तो जरूर हो जाएगा। तो सीएम बन जाएगा तो जयराम भैया अगर शपथ लेंगे तो वही यहीं से पेपरवा फाड़ के लाएंगे और शपथ लेंगे। शपथ अनुसूची 3 का पेपर फाड़ के लाएंगे, शपथ लेंगे। यहाँ से राष्ट्रपति भी का शपथ, पुलिस अधिकारी का शपथ, सेना का शपथ,
प्रधानमंत्री का शपथ, सभी का शपथ अनुसूची 3 में होता है। अनुसूची 4 में होता है राज्यसभा। राज्यसभा मतलब भारत के हर एक राज्य में राज्यसभा की सीटें कितना होगी उसकी चर्चा की गई है, हर एक राज्य की राज्यसभा सीट। तो हम आप लोग से पूछना चाहेंगे कि भारत में वर्तमान में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 6 है। अब अनुसूची 5 यह कहता है कि अनुसूचित जाति यानी कि SC और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST का विशेष प्रावधान छूट दिया गया है। काहे कि आज़ादी के समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हम लोग मतलब काफ़ी वो लोग पिछड़े हुए थे, तो उन लोग को बराबरी में लाने के लिए उन लोग को कुछ विशेष छूट दी गई है, वो अनुसूची 5 में है। और अनुसूची 6 मतलब में पूर्वोत्तर राज्य की चर्चा है। पूर्वोत्तर राज्य यानी बोले तो 7 सिस्टर जिसको कहा जाता है, सिक्किम वगैरह, वो सब की चर्चा है। तो कुछ खास राज्य जो बहुत ही आज़ादी के समय पिछड़ गए थे, जैसे दीमापुर वगैरह, वो सब बहुत ही नक्सलाइट एरिया था, तो वो सब बहुत पिछड़ गए थे। असम में बाढ़ वगैरह आते रहता है, तो उस पिछड़े हुए राज्य सबको बराबर में लाने के लिए कुछ विशेष प्रावधान छूट दिया गया था, जिसमें से उस राज्य का जिक्र क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। जो राज्य बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं उसे बराबर लाने के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है अनुसूची 6 में। अब कुछ थोड़ा टेक्निकल वर्ड समझ लीजिए, काहे कि 2-4 टेक्निकल वर्ड आप आगे आते रहेगा, तो ये सब जानना जरूरी है। काहे कि ये सब नहीं जानिएगा तो आगे समझ नहीं आएगा। जैसे संघात्मक का मतलब क्या होता है? संघात्मक एक बड़े देश में ही होता है। जैसे कि भारत में हम लोग संघात्मक देश है। संघात्मक मतलब बहुत बड़ा एरिया रहता है, जैसे क्षेत्रफल बहुत बड़ा रहता है, और उसमें अलग अलग बोलचाल के लोग, अलग अलग खान पान के लोग रहते हैं, तो उसमें संघात्मक व्यवस्था अपनाई जाती है। जैसे कि देखिए, अगर हम लोग दक्षिण भारत की ओर जाएंगे तो वहाँ इडली वगैरह खाता है, खाना में वहाँ का मसाला कम रहता है। उत्तर भारत में वही मसाला चेंज हो जाता है। दक्षिण भारत का अलग अलग भाषा है, उत्तर भारत का अलग भाषा है। तमिल में जाइएगा तो तमिल भाषा है, केरल में जाइएगा तो मलयालम है। हम लोग का झारखंड में आ जाइएगा तो खोटा है, नागपुरी है, पंचपरगनिया है, मुंडारी है, बहुत सारा भाषा है। बिहार में चल जाइएगा तो भोजपुरी है, मगही है, अंगिका है, बहुत सारा है। तो बड़े देश में संघात्मक व्यवस्था अपनाई जाती है, काहे कि मजबूरी हो जाता है अपनाना। काहे कि अगर नहीं अपनाएंगे तो एकात्मक व्यवस्था अगर कीजिएगा तो तमिलनाडु बोलेगा कि मेरा भाषा रहेगा, बिहार वाला बोलेगा कि मेरा भोजपुरी भाषा रहेगा, हम लोग बोलेंगे कि हम लोग का खोटा भाषा रहेगा, पंजाबी लोग बोलेगा कि हम लोग का पंजाबी भाषा चलेगा। इसीलिए बड़े देशों में संघात्मक व्यवस्था अपनाई जाती है। और छोटे देशों में जो जिसका क्षेत्रफल बहुत कम रहता है, तो छोटे देशों में जैसे कि इंग्लैंड में एकात्मक व्यवस्था है। काहे कि वहाँ पे छोटा क्षेत्रफल है उसका, और वहाँ पे बस हाय हेलो गुड मॉर्निंग से ही बात खत्म वहाँ पे, इसीलिए एकात्मक व्यवस्था। आप एकात्मक और संघात्मक को इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे कि संघात्मक मान लीजिए कोई बुजुर्ग का 4 बेटा है, चारों का पहले तो एकात्मक व्यवस्था रहता है शुरू में। काहे कि जैसे कि देखिए, चारों का जब अविवाहित रहता है तो एकात्मक सभी का परिवार एक रहता है। उसके बाद जैसे धीरे धीरे विवाह हो जाता है तो सब अलग अलग हो जाता है। मतलब हमने जकरा कहते रही खोठा में भिना जाते रहे, तो आर कोनो बड़ो काम जो जैसे करते रहे तो फिर एके हो जाते रहे। मान लीजिए यदि कोनो बड़का बेटवा के शादी लग गए बेटी के, तो तखन सबे चारों भाई गेली 1 बजे तो 1 बजे तो ओटा हेलो तोर 1 बजे तो एकात्मक, और अलग अलग रहबे तो उठा कहते रहे संघात्मक। तो हमनी दादाजी बैठल रहते रहो राष्ट्रपति के
तौर पे, मतलब संघात्मक में। तो संघात्मक और एकात्मक आशा करें कि तोनिक समझ में आ गया। तो आप जैसे कि अनुसूची 7 में सबसे बड़ा दिक्कत है तरह शक्ति के विभाजन। सबसे बड़ा दिक्कत होता है शक्ति का विभाजन का, कि कौन सा शक्ति किसे दिया जाए। जैसे कि हम लोग भारत में चलता है आपका संघ यानी केंद्र और राज्य यानी राज्य सरकार। तो शक्ति का विभाजन में सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि कौन सा शक्ति राज्य सरकार को दिया जाए और कौन सा शक्ति केंद्र सरकार को दिया जाए। तो देखिए इसमें संघ सूची यानी केंद्र सरकार, उसमें जो है अभी 100 विषय हैं फिलहाल। और उसमें जैसे कि केंद्र सरकार ही बैंक रख सकती है। अगर राज्य सरकार बैंक रखती तो राज्य सरकार के भी अलग अलग नोट आने लगेंगे। डाक व्यवस्था राज्य सरकार ही रख सकती, केंद्र सरकार ही रख सकती है। सेना केंद्र सरकार ही रख सकती है। वायुयान केंद्र सरकार भी रख सकती है। रेलवे केंद्र सरकार ही रख सकती है। जनगणना भी केंद्र सरकार ही रख सकती है। हम लोग राज्य सरकार नहीं रख सकते हैं। अब राज्य सूची में भी बहुत सारे विषय हैं। पहले जब संविधान लागू हुआ था तब 66 विषय थे, 66 थे। अभी 61 है। उसमें से राज्य सूची में जेल रहता है, सफाई रहता है, पुलिस रहता है। पुलिस केंद्र सरकार का नहीं होता है, राज्य सरकार का होता है, याद रखिएगा। जैसे कि और एक हाँ, तो यहाँ पे पहले 66 था और अभी वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय हैं। तो इसको थोड़ा समझते हैं कि पहले जो संघ सूची है, केंद्र सरकार राज्य सूची से कहता है कि अपना 5 गो विषय जो है हमको दे दो। तो राज्य सरकार गुस्सिया गया। कोई जाहिर सी बात है भाई, कोई भी गुस्सिया जाएगा, काहे कि इससे यही सबसे तो लूटता है। जैसे कि अभी वन वगैरह का मान लीजिए कोई विषय है, तो उस विषय को मांग रहा था केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार को नहीं दिया। तो राज्य सरकार बोली कि नहीं, हम अपना 5 विषय आपको नहीं देंगे। हम एक अलग तब सूची बनाया गया, समवर्ती सूची में दोनों का हक होता है, संघ यानी कि केंद्र सरकार का भी और राज्य यानी राज्य सरकार का भी। समवर्ती सूची यानी दोनों का। इसमें जो है पहले था 47 विषय थे, अभी 52 विषय है, जिसमें से कुछ शिक्षा आ जाता है। जनसंख्या नियंत्रण, इसमें देखिए यहाँ पे जनगणना आता है संघ सूची में, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण जो है समवर्ती सूची में यानी दोनों में आता है। और अवशिष्ट सूची उसे कहते हैं, जैसे कि देखिए हम लोग का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। तो संविधान लागू होने तक जो विषय लिखे गए थे उसमें तो कुछ संघ सूची को दे दिया, कुछ राज्य सूची को दे दिया, कुछ समवर्ती सूची में रख दिया। लेकिन जो विषय का खोज नहीं हुआ था, तो संविधान वाले हम लोग के संविधान निर्माता लोग इतने समझदार थे कि एक खाली पेज मतलब अवशिष्ट सूची मतलब होता है खाली पेज छोड़ के चल गया, जिसमें देखिए अवशिष्ट सूची में आता है परमाणु ऊर्जा आता है, अंतरिक्ष स्टेशन आता है, फेसबुक, जितना भी मतलब नया खोज होता है वो सब अवशिष्ट सूची में आ जाता है। फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, गूगल हो गया, डिजिटल शिक्षा हो गया। जैसे कि अभी हम फेसबुक में बता रहे हैं तो ये अवशिष्ट सूची में आ जाएगा। और भी बहुत सारा है अवशिष्ट सूची में। अभी मतलब जितना नया खोज होते जाएगा सब अवशिष्ट सूची में जुड़ते जाएगा। अब आते हैं अनुसूची 8। अनुसूची 8 में भाषा का जिक्र है।
जब संविधान बन रहा था तब 14 भाषा थी और अभी वर्तमान में 22 भाषा है। और अनुसूची 9 ये कहता है कि भारतीय संविधान का पहला संशोधन किया गया भूमि सुधार संशोधन। अनुसूची 9 में भूमि सुधार संशोधन है, जिसमें ये राजीव गांधी जी लाए थे, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू लाए थे 1951 में। संविधान तो बन गया था, लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन 1951 में ही पहला संशोधन हो गया, भूमि सुधार संशोधन। ये जरूरी था, नहीं तो जमींदारी व्यवस्था को ख़त्म किया गया, नहीं तो इसमें अनुसूची 9 में। और अनुसूची 10 ये बहुत ही ज़रूरी है, इसको समझिएगा थोड़ा। अनुसूची 10 क्या है? दल बदल कानून। अनुसूची 10 दल बदल कानून ये कहता है 1985 में इसको लाया था, राजीव गांधी जी लाए थे। 52वां संविधान संशोधन करके 1985 में दल बदल कानून लाए थे राजीव गांधी जी, जिसमें अनुसूची 10 ये कहता है कि जीता हुआ एमएलए या सांसद मतलब पार्टी चेंज नहीं कर सकता है। अगर वो करता है, जीतने के बाद पार्टी चेंज करता है, तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। हाँ, कुछ शर्त में पार्टी चेंज कर सकता है कि पार्टी का 66% सदस्य बोले कि हाँ पार्टी चेंज करेंगे, तभी मतलब पार्टी चेंज कर सकते हैं आप। उसके बाद आ जाइए अनुसूची 11 में है पंचायत। देखिए, ये आया है आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। संशोधन हुआ 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जबकि लागू हुआ है 1993 में। ये बहुत ही ज़रूरी है। कहा है कि कोई भी देश का विकास जो होता है, गांव डेवलप जब तक नहीं होगा तब तक देश का विकास असंभव है। और इस पंचायती राज के खिलाफ हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। उनका कहना ये था, भीमराव जी का कहना ये था कि अगर हम पंचायती को ऐड कर दें, संविधान जिस टाइम लागू हो रहा था उस टाइम ऐड कर दे, तो बहुत मतलब कुल पैसा मुखिया खा जाएगा। भीमराव जी का कहना था कि कुल पैसा मुखिया घोटाला करके खा जाएगा। लेकिन गांधी जी पंचायती राज के समर्थन में थे। काहे कि गांधी जी का कहना था कि अगर पंचायत का विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं, असंभव है। तो जैसे कि देखिए, क्या कहते हैं कि पंचायती राज को 73वां संविधान संशोधन करके 1993 में लागू किया गया। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, इसको संविधान लागू होने के समय ही कर देता तो अच्छा रहता। गांधी जी करना चाहते थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नहीं करना चाहते थे, तो उन लोगों के बीच में बहस छिड़ गई थी। तो काहे कि देखिए, यहाँ पे डॉक्टर भीमराव जी बोलते थे कि अगर हम पंचायत को लागू कर दे तो सारा पैसा मुखिया घोटाला कर देगा। तो यहाँ पे भीमराव जी, देखिए हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, काहे कि मतलब हम उसके पैर के धूल के भी समान नहीं है। लेकिन हर एक इंसान ही होता है और इंसान से गलती होती भी है। तो भीमराव जी से भी गलती हुई थी कि अगर ऐसा करके आप अगर नहीं पंचायती राज को ऐड कीजिएगा तो उससे बड़ा घोटाला तो हमारे एमएलए लोग करते हैं। तो उसके हिसाब से तो विधानसभा भी लागू नहीं होना चाहिए। उससे बड़ा घोटाला तो सांसद लोग करते हैं, तो उसके हिसाब से तो संविधान ही लागू नहीं होगा, सांसद ही लोकसभा राज्यसभा ही हट जाएगा। तो यहाँ पे भीमराव जी थोड़ा गलत थे, मतलब उसको मतलब ऐड कर देना चाहिए था, थोड़ा मतलब चूक हुई। और अनुसूची 12 ये कहता है कि नगर पालिका का जिक्र है, उसमें शहर की छोटी छोटी समस्याओं को आप
पूरा करने के लिए नगर पालिका को जोड़ा गया था। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे हम थोड़ा बताना चाहेंगे कि केंद्र यानी कि हो गया हम लोग का भारत राज्य, और राज्य सरकार हो गया, उसके बाद हो गया पंचायत को ऐड कर दिए, उसके बाद नगर पालिका को। जैसे कि केंद्र में अगर कोई मान लीजिए बड़ा सड़क बनता है तो केंद्र का जिक्र हो जाता है। राज्य में भी सड़क बनता है तो राज्य में भी। अब जैसे मान लीजिए मेरा गांव लौपिटी में कौन सा सड़क बनाना है, अगर हम यहाँ पे अगर पंचायती राज को ऐड नहीं करते हैं तो कौन सा सड़क बनाना है, रांची जाते गोला जाते जाते तो ये दमे तोड़ देता है। मेरा गांव में क्या समस्या है वो रांची में पता ही नहीं चलता है। इसीलिए पंचायती राज को ऐड किया गया तो अच्छा किया गया, क्या कि इसमें पावर को है जो कम किया गया है। देखिए, केंद्रीकृत किया गया, तोड़ा गया है। और अगर पावर को आप जितना तोड़िएगा ना तो जनता उतना आपसे मतलब बात कर सकती है। जैसे कि वार्ड मेंबर से आदमी थोड़ा हाथ डाल के बात करता है कंधा में, उससे थोड़ा रिस्पेक्ट देता है मुखिया जी को, मुखिया जी प्रणाम, उससे थोड़ा वो तो अपने आप को मतलब पूरा कॉलर खड़ा करके चलता है। एमएलए उसे यमराजे समझता है सांसद लोग। तो पावर को भी केंद्रीकृत किया गया, तोड़ा गया, और पावर को जितना तोड़िएगा उतना अच्छा होता है। अब जैसे कि भाग 1 अनुसूची हो गया। अब भाग वन में 4 आर्टिकल है, 1 से 4। और अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, अर्थात इसके राज्य कभी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। हमने आपको पहले बताया ना कि यूनियन मतलब आप संघ मतलब आप टूट के अलग नहीं हो सकते हैं। अगर टूट जाता तो कश्मीर हम लोग से टूट के अलग हो जाता है। तो भारत से आप टूट के अलग नहीं हो सकते हैं। भारत राज्यों का संघ है, हम लोग कभी टूट नहीं सकते हैं। वर्तमान में हम लोग भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अनुच्छेद 1 कहता है। अनुच्छेद 2 ये कहता है कि संसद यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिला के जो होता है उसको हम लोग संसद कहते हैं। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। जैसे कि अनुच्छेद 2 कहता है कि कोई भी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेगा। अनुच्छेद 2 ये कहता है कि कोई भी विदेशी राज्य को भारत अपने में मिला लेगा, और ऐसा हुआ भी है बिना राष्ट्रपति के हस्तक्षेप से अपने में मिला लेगा। क्या है कि देखिए ऐसा हुआ है, अभी हम आप लोग को बताएंगे हस्तक्षेप से। और अगर राष्ट्रपति हस्तक्षेप किया तो उस पर अनुच्छेद 61 का प्रयोग करके उस पर महाभियोग लगा के उसको पद से हटाया जा सकता है। ऐसा हुआ है। जैसे कि आप लोग पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम नाम का एक स्टेट है, वो पहले हम लोग का हिस्सा नहीं था। वो हम लोग से 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य का हिस्सा बना। इससे पहले वो हम लोग का हिस्सा नहीं था। और ऐसा क्यों हुआ थोड़ा सा हम जिक्र करना चाहेंगे। क्या कि आप लोग तिब्बत नाम सुने होंगे। तो तिब्बत को चाइना 1959 में युद्ध करके पूरा वहाँ के लोगों को तितर बितर करके अपने कब्जे में ले लिया। तब जब 1959 में जब तिब्बत को चाइना कब्जा लिया, हथिया लिया, तो सिक्किम जो है पूरा डर गया कि साला चाइना अब हमको भी मतलब अपने कब्जा में ले लेगा क्या। तब क्या हुआ कि 1974 में सिक्किम भारत से बात होता है और बोलता है कि हम पहले 1 साल आपसे जुड़ के रहेंगे, देखेंगे, हमको अगर अच्छा लगा कि भारत कैसा है तब हम आपसे जुड़ेंगे। तो 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ, जिसमें सिक्किम सह राज्य बना। मतलब 1 साल हम लोग के साथ जुड़ के रहा, देखा कि कैसा मतलब है भारत, तो उसको अच्छा लगा।
भारत के साथ जुड़ के रहा तो तब फिर 36वां संविधान संशोधन द्वारा 1975 को सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। अभी देखिए सिक्किम हम लोग के साथ कितना अच्छा मिल के है, कभी लगता ही नहीं, जैसे कि दूध में चीनी मिल जाता है उस तरह सिक्किम हम लोग से मिल गया है। हम लोग बहुत ही टूरिस्ट प्लेस, अच्छा जगह है, घूमने जाते हैं, पूर्ण जैविक राज्य है, वहाँ पे थोड़ा सा भी यूरिया खाद वगैरह का प्रयोग नहीं होता है। कंचनजंगा पर्वत वहीं पे है, बहुत ही अच्छा है। अब अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों आता है। भारत के किसी भी राज्य का संसद, जैसे कि भारत के किसी भी राज्य नाम सीमा में परिवर्तन कर सकता है बिना उस राज्य के अनुमति, बिना राष्ट्रपति के अनुमति। जैसे कि देखिए इसमें अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद किसी भी राज्य का नाम में परिवर्तन कर सकता है, सीमा में परिवर्तन कर सकता है, तोड़ सकता है। जैसे कि देखिए मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को तोड़ दिया गया 1 नवंबर 2000 को। यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को तोड़ दिया गया 9 नवंबर 2000 को। बिहार से हम लोग का झारखंड को तोड़ दिया गया 15 नवंबर 2000 को। और सबसे ज़्यादा तो तोड़ा गया पेप्सू राज्य 1966 में शाह आयोग का गठन किया गया और पेप्सू राज्य को तोड़ दिया गया कि पंजाब, जिसको हम लोग बोलते हैं पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, पेप्सू राज्य को तोड़ दिया गया। जैसे कि देखिए यहाँ पे जहाँ पे पहाड़ है उसको हिमाचल प्रदेश बना दिया गया, जहाँ हिंदी बोला जाता है उसको हरियाणा बना दिया गया, जहाँ पंजाबी बोला जाता है उसको पंजाब बना दिया गया, और जहाँ दोनों की राजधानी थी वहाँ पे चंडीगढ़ बना दिया गया। सबसे ज़्यादा तोड़ा गया पेप्सू राज्य को। अब आर्टिकल 4 यानी कि अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि अनुच्छेद 4 ये कहता है कि जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करेगी, अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करेगी, तब राष्ट्रपति से किसी भी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं होगी। जब संसद आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग करेगी तब राष्ट्रपति से हम लोग को अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि संसद राष्ट्रपति से अनुमति नहीं लेगा। काहे कि क्योंकि इसे आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया है। आर्टिकल 368 क्या है, देखिए आर्टिकल 368 में जिस विषय को रख दिया जाता है उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी होता है। तो इसलिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को 368 से बाहर रखा गया है। जैसे कि देखिए अनुच्छेद 368 में रख दिया जाता है 368, इसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी होता है। जो भी विषय को 368 में रख दिया जाता है उसमें राष्ट्रपति से आपको अनुमति लेनी होगी, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे तभी आप काम कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को अनुच्छेद 4 में 368 से बाहर रखा गया है, यानी कि राष्ट्रपति से इसमें कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो अनुच्छेद 1 से 4 हम आप लोग को बताएं, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। हमको तो लग रहा है कि अच्छा से नहीं समझा पाए हैं, क्या है कि फर्स्ट टाइम है, और धीरे धीरे ही एक्सपीरियंस बढ़ेगा। अगर कुछ गलती हुआ तो माफ़ कर दीजिएगा, छोटा भाई समझ के। हम अपनी ओर से पूरा कोशिश करेंगे। तो कल अनुच्छेद 5 से लेके 10 तक हम लोग जानेंगे और विस्तार से बात करेंगे। तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड, जय हिंद।